स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आपका सबका स्वागत करता हूं हमारी ये सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज पेपर 1 चैप्टर 4 डर्कहाइम का दूसरा पार्ट, डिविजन ऑफ लेबर। एपिसोड नंबर इज 25। इट्स ऑलमोस्ट 25 days since we started this series, and thank you for giving me such a love, such a kindness. I am seriously overwhelmed and really grateful for this. डिवीजन ऑफ लेबर में क्या क्या पढ़ना है आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले की थियरीज क्या डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बोल रही थी, डर्कहाइम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, सॉलिडारिटी एंड ऑब्वियसली एनॉमी। दीज आर द 4 key areas, key points which you need to study. And our batch of sociology have already begun at Study IQ batch 1. You're not missing anything as of now, but yes, in another 2 to 3 days we'll start with the syllabus, and then you will have an access to recorded classes of all these. So technically you don't miss that as well, but still live class का एक feel अलग आएगा आपको when you interact with me, when we discuss sociology and we largely understand sociology. Answer writing, handwritten notes, recorded classes, everything which is required in order for you to master this discipline of sociology from the perspective of UPSC is present in this. Join the batch, use the code DEVLIVE, and let's start with the session. Division of labor, पहले एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि one of the economic activity or the occupation of a person is chosen by himself. वो खुद डिसीजन लेता है on the basis of the maximum happiness. जिससे ज्यादा बेनिफिट मिले वो काम करेगा वो। जाहिर सी बात है, शायद अभी भी हमें भी यही लग रहा है, नहीं गलत। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों बनना चाह रहे हो आप? पैसे तो बहुत कम मिलेंगे कंपेयर टू मे बी योर प्रीवियस जॉब जहां पे ज्यादा कमा रहे थे। तो शायद मटेरियल एस्पेक्ट तो नहीं देख रहा है ये। मटेरियल एस्पेक्ट के बेसिस पे पीपल वुडंट हैव फेवर्ड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। इसको अच्छे से पढ़ते हैं इमाइल डर्कहाइम, लेकिन कैसे दिखते हैं इनके पर्सपेक्टिव्स के साथ साथ। तो देयरफॉर ए डिवीजन ऑफ लेबर वाज एन इकोनॉमिक फैक्ट। इकोनॉमिक्स के बेसिस पे लोग ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, ना कि किसी और फैक्टर्स के बेसिस पे। जो मुझे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे मैं वो चूज करूंगा, ये इनका मानना था। वैसे ही कुछ एक और डिबेट थी, इंटीग्रेशन। सोसाइटी में इंटीग्रेशन कैसे रहता है? 2 ब्रॉड डिबेट आती है, अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। अगस्ट कॉम्ट बोलते हैं कि इंटीग्रेशन लार्जली इज द रिजल्ट ऑफ कॉमननेस, कॉमन वैल्यू कॉन्सेंसस। वैल्यू कॉन्सेंसस होती है तो लोग इंटीग्रेट रहते हैं। और स्पेंसर बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म इंटीग्रेट करता है, जहां पे हर कोई अपने हित के लिए काम कर रहा है तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड रहेगी, वेयर दे वुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट देयर ओन वेलफेयर रेदर देन बी लार्जली ट्राइंग टू पुलिंग समवन डाउन। हम दूसरों का खराब का नहीं सोचेंगे, हम अपना खुद का सोचता रहेंगे अच्छे के लिए। तो वो इस लेवल पे लेके चले जाते हैं इस एक्सप्लेनेशंस को। मतलब आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट कनोटेशन देते हैं कि इफ एवरीबॉडी वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। हम बोलते हैं ना, हर कोई अपने काम से काम रखे तो दुनिया शायद बेटर हो सकती है, ना कि अपना काम किसी और से दूसरे का काम रखना होता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सिंपल सी बोलूं तो हर कोई अपने काम से काम रखे तो थिंग्स वुड बी मोर बेटर, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी। ये दोनों मानते थे सोसाइटी ऐसे इंटीग्रेट होती है। अब सीन पे आते हैं इमाइल डर्कहाइम। तो इंटीग्रेशन पे 2 डिबेट थी। डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता था। डर्कहाइम आते हैं और डर्कहाइम बोलते हैं नहीं, द डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्ट। ही रिजेक्ट्स द एडम स्मिथ्स एक्सप्लेनेशंस और स्मिथियन थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड एडवोकेट्स डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट। One does not choose the occupation on the basis of one's economic benefits. One chooses the occupations on the basis of societal प्रेशर्स, सोसाइटियल फैक्टर्स। सोसाइटी मेरी ऑक्यूपेशन डिटरमाइन करती है। इसका सबसे सिंपल उदाहरण एज ऑफ नाउ इज कास्ट, और आज के जमाने में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यूट्यूबर्स। आज सोसाइटी शायद यूट्यूबर्स को वैल्यू देने लगी तो लोग यूट्यूबर्स बनने लग गए हैं। कल किसी और चीज को होगी तो किसी और चीज। Y2K रेवोल्यूशन ईयर 2000 के अंदर जो आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बन रहे थे, आज केमिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी इंजीनियरिंग है। तो सोसाइटी अपॉर्चुनिटी देती है। सोसाइटी के अंदर जिस चीज का स्टेटस हाई होता है, वैल्यू ज्यादा होती है, आप वो बनना चाहोगे। तो अगर आज आपको कोई एक लोअर लेवल पोजीशन के लिए लाख रुपए भी दे दे और आईएएस बनने के लिए 30,000 रुपए की भी सैलरी रखे, तो आप आईएएस बनना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि उसका
ऑनर और प्रेस्टीज ज्यादा है। वैसे इन्होंने इंटीग्रेशन वाली एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट की, दोनों की, कॉम्ट और स्पेंसर की। बोलते हैं कि सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंटीग्रेशन के लिए। ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंटीग्रेशन आती है कॉमन वैल्यूज से, तो कॉम्ट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कॉमननेस कुछ नहीं होता है। मॉडर्न सोसाइटी में इंटीग्रेशन कॉमन वैल्यू से नहीं आती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी से आती है, तो इंटीग्रेशन आती है मॉडर्न सोसाइटी में। इस नेचर ऑफ इंटीग्रेशन को इन्होंने दो टर्म में यूज किया। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन था, सॉलिडारिटी थी, उसे बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी, और मॉडर्न सोसाइटी में जो सॉलिडारिटी थी उसे बोलते हैं वो एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। इससे आगे बढ़े तो अब थियरी आती है डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी रेफर्स टू द सॉलिडारिटी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। मैकेनिकल सॉलिडारिटी के कुछ फीचर्स बताया। लॉज जो होते हैं वो रिप्रेसिव होते हैं। रिप्रेसिव का मतलब अगर आपने कॉमन वैल्यूज वायलेट की तो आपको निकाल दिया जाएगा गांव से, दुनिया से, देश से। तो स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? बिकॉज ये बोलते हैं मटेरियल डेंसिटी, पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, मॉरल डेंसिटी, इंटरेक्शंस भी इधर कम हुआ करते थे, बिकॉज हर कोई एक दूसरे के जैसा ही था, तो इंटरेक्शन ज्यादा नहीं थे, बिकॉज व्हाट आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, तो देयर वाज लेस स्कोप फॉर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो छोटी सोसाइटी के अंदर चीजें ज्यादा फैल जाएगी। अगर छोटा सा डिविएंट भी वायलेशन ऑफ कॉमन वैल्यू को टैकल नहीं किया गया तो कल रिपल इफेक्ट होंगे और लोग करने लगेंगे वैसे। तो लॉज वर रिप्रेसिव, पॉपुलेशन वाज लो और इंटरेक्शंस में मॉरल डेंसिटी वाज आल्सो लो। कलेक्टिव कंसाइंस वाज वेरी स्ट्रांग। क्यों थी? बिकॉज सिमिलर वैल्यूज थी, कॉमन वैल्यूज थी। 10 लोग हैं तो 10 लोग एक वैल्यू पे ही मानते थे। तो चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो जात, धर्म, कलर या कोई और एस्पेक्ट हो। और साथ ही साथ में नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट इन सोसाइटी में डोमिनेट करते थे। लोग वैल्यूज से ज्यादा जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, ना कि मटेरियल फैक्ट से। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में लॉज जो होते हैं वो रेस्टिट्यूटिव बन जाते हैं। रेस्टिट्यूटिव का मतलब ये है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आज मॉडर्न सोसाइटी में मिलेगी आपको आज के टाइम में। रेस्टिट्यूटिव लॉज का मतलब क्या होता है? लॉज यहाँ पे आपको एलिमिनेट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे लॉज हैव बिकम मच मोर लिबरल rather than they try to reform you and bring you back to the society and make you part of society। तो आपको जेल भेज के वापस सोसाइटी में फिट करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर जेल नहीं बोला जाता है, रिफॉर्मेटिव सेंटर्स बोले जाते हैं। कलेक्टिव कंसाइंस उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना इधर रहता है, बट होता यहाँ पे भी है कॉमन वैल्यूज, बट यहाँ पे मल्टीपल होने के कारण वीक पड़ जाता है। तो कोई हिंदू धर्म में मानता है, कोई इस्लाम में मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी में मानता है। मटेरियल सोशल फैक्ट ज्यादातर डोमिनेट करते हैं इन सोसाइटीज में। नॉन मटेरियल एग्जिस्ट जरूर करते हैं बट डोमिनेशन नहीं है उनका। पॉपुलेशन हाई होती है और इंटरेक्शन एक दूसरे से ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं भाई? इसलिए क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है हम। मैं ये कंप्यूटर के लिए किसी पे डिपेंडेंट हूँ, इस कैमरा के लिए किसी और पे था, या इस माइक के लिए, इस बोर्ड के लिए, इस पेन के लिए, इस लाइट के लिए, इस एयर कंडीशन के लिए, या इस कपड़े के लिए। हर चीज मैं नहीं कर रहा हूं, पहले हर चीज एक ही आदमी करना पॉसिबल था, डिमांड्स कम थी, तो एवरीथिंग कुड बी फुलफिल्ड। टुडे डिफरेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड दिस डिपेंडेंसी लार्जली प्रोहिबिट्स कॉन्फ्लिक्ट। तो घर में जो आपके काम वाला या काम वाली जो आ रही है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो कई बार जब वो थोड़े से नखरे भी दिखाए और नहीं भी आए तो आप टॉलरेट करते हो, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो और वो आप पे डिपेंडेंट है। से आगे बढ़े तो अब थियरी आती है। ये बोलते हैं सोसाइटी मैकेनिकल सॉलिडारिटी से धीरे धीरे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ जाती है, लेकिन ये जब यहां से इधर जाती है तो बीच में एक ट्रांजिस्टरी फिनोमेना आता है जिसको बोलते हैं वो एनोमी। एनोमी इन जनरल टर्म्स रेफर्स टू नॉर्मलेसनेस, बट इन डर्खिमियन सेंस एनोमी रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल नॉर्म्स। बहुत सारी वैल्यूज एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वैल्यू फॉलो करूं। कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो एक नॉर्मलेसनेस आ जाता है जिसे एनोमी बोलते हैं। तो प्लीज मेक श्योर, जनरल में कोई नॉर्म नहीं होने से एनोमी होता है, डर्खिमियन सेंस में मल्टीपल नॉर्म्स होने से एनोमी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? एनोमी रेफर्स टू दिस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल नॉर्म्स। कॉज क्या होती है? ये एनोमी आएगी ही आएगी क्योंकि सोसाइटी यहां से यहां ट्रांजिस्ट कर रही है। तो कॉज क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू डर्खाइम द कॉज ऑफ एनोमी इज द रैपिड सोशल चेंज। कभी भी कोई चीज जल्दी से बदल जाए रैपिडली, तो नई चीजें अभी तक एस्टैब्लिश नहीं होती है, पुरानी खत्म हो जाती है, तो कंफ्यूजन आ जाता है। कोई पुरानी फॉलो कर रहा है,
कोई नहीं फॉलो कर रहा है। सो द कॉज ऑफ एनोमी इज रैपिड सोशल चेंज। लेकिन ये एनोमिक के कंडीशन धीरे धीरे ओवरकम किए जा सकते हैं और ये सोसाइटी एस्टैब्लिश की जा सकती है मॉडर्न। कैसे ओवरकम करना है एनोमिक के कंडीशन को, ये बोला डर्कहाइम ने कि प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाओ जो एक एक अपनी अपनी ऑक्यूपेशंस को रेगुलेट करेगी बाय गिविंग द कॉमन कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अपना रूल है, डॉक्टर्स का अपना है, लॉयर्स का अपना है। जब सारे लॉयर्स उसे फॉलो करते हैं तो वो मल्टीपल नॉर्म्स की जगह सिंगल नॉर्म पे आने लगते हैं। फिर तो ये एनोमी जब पास होगी तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे आप पहुंच जाओगे। एंड दिस व्हाट ही डिस्कस्ड इन हिज थियरी। अब ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में आए तो नॉर्मली जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो इंटीग्रेट करता है, बिकॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, मॉडर्न सोसाइटी में। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का मतलब मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि उसका फीचर है। अब डर्कहाइम बोलते हैं इस सोसाइटी में नॉर्मली डिवीजन ऑफ लेबर, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी से इंटीग्रेशन आता है सोसाइटी में। लेकिन कभी कभार ये डिवीजन ऑफ लेबर इस कदर आ जाता है सोसाइटी में, वो डिसइंटीग्रेशन लाना लगता है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट बन जाता है। कैसे? ये कुछ अबनॉर्मल फॉर्म के डिवीजन ऑफ लेबर उन्होंने डिस्कस किए। पहला एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर लार्जली इज नॉट इंटीग्रेटिंग बिकॉज इट हैज लार्जली रिजल्टेड विदाउट एनी प्री established acceptance of those values. Forced, किसी को फोर्स किया जा रहा है, और uncoordinated where division of labor is the work is divided in such a fashion कि कोऑर्डिनेशन की जगह वो कोऑर्डिनेशन को हैम्पर करने लगता है। एक ही स्कीम 10 डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। सीबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीएससी के मामले के अंदर किसी के नीचे है, किसी में होम मिनिस्ट्री के नीचे है, किसी में डीओपीटी कुछ कंट्रोल कर रहा है, कोई कुछ और कंट्रोल कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 हेड रहेंगे तो 10 अनकोऑर्डिनेशन रहेगी। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी से वो स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, एनोमिक को एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं और ये वाली एस्पेक्ट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में बताते हैं। Up. This was the division of labor theory of Emile Durkheim. This theory of division of labor of Emile Durkheim has played a very important role in helping us understand that how the division of labor is just not having economic functions, but the division of labor largely is a story of relationship between individual and society. कि division of labor के social पहलू भी है, social aspect भी है, therefore sociology needs to understand these social aspects and help make division of labor more integrative in nature. इस तरीके से अगर सोशियो पढ़नी है तो as I already said, we have started the batch. Get into the batch. Jai Hind. Have a nice day. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।